हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के परमाणु संरचना वाले अध्याय में आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आज हम जो है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करने जा रहे हैं। टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसके संदर्भ में एक वैज्ञानिक हुए थे क्लार्क मैक्सवेल। और क्लार्क मैक्सवेल ने बताया कि जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, यानी त्वरित गति का मतलब समय के साथ वेग परिवर्तन, समय के साथ वेग परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था में एकांतर क्रम में विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति करेगा तो एकांतर क्रम में विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगे जो है आपके मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक तरंग के रूप में संचरित होते हैं। क्लार्क मैक्सवेल का सिद्धांत कहता है कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो त्वरित गति करने से विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक तरंग के रूप में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, और इसे ही हम नाम देते हैं बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इलेक्ट्रॉन जो है एक आपका ऋणावेशित कण होता है, तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन में जो गति होती है वो सदैव ही त्वरित गति होती है। इसको हम त्वरित गति कैसे मान सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन की गति को अपन ने माना कि इलेक्ट्रॉन जो है एक गोलाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाने में त्वरित गति कैसे? त्वरण का मतलब होता है समय के साथ वेग का परिवर्तन, और वेग में बेटा दो चीजें आती हैं, एक तो होती है चाल और दूसरी होती है दिशा। समय के साथ वेग का परिवर्तन, उसको अपन कहेंगे त्वरण, या एकांक समय में होने वाला वेग परिवर्तन जो है त्वरण कहलाता है। तो वेग के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, एक तो होती है चाल और एक होती है दिशा। अब इसमें मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन इस स्थान पर है, इलेक्ट्रॉन को हमने माना इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग की जो दिशा होगी वो हमेशा जो है लंबवत दिशा होती है, हमेशा लंबवत दिशा होती है। अब मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ यहां पहुंच गया, तो इस अवस्था में आप देखो अब वेग की दिशा क्या हो रही है? चेंज हो रही। फिर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ इधर आ गया, अब दिशा क्या हो गई? ये। तो आपको इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की गति होती है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन की गति के साथ उसके वेग की दिशा में भी परिवर्तन होता है, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक त्वरित गति को प्रदर्शित करेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, और जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो इसके कारण से विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति होती है। क्लार्क मैक्सवेल का सिद्धांत है कि जब कोई आवेशित कण गति करता है
तो आवेशित कण के गति करने से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरित होते हैं। तो हम बात करते हैं परमाणु की। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। अब मान लीजिए नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षा में या गोलाकार कक्षा, उस समय तक निर्धारित नहीं था कि वृत्ताकार होगी या गोलाकार, लेकिन आज अपने को पता है कि कक्षाएं जो है, कक्षा जो होगी वो आपकी जो है गोलाकार रूप में। तो इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है और इस वृत्ताकार पथ में गति करने के दौरान समय के साथ इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा चेंज हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की गति एक त्वरित गति होगी। तो जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति करेगा तो त्वरित गति के करने के कारण से विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। ये दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होते हैं। दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होते हैं और एक तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, और इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं, इन तरंगों को नाम दिया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पर हम एक विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें आवेशित कण जब गति कर रहा है तो आवेशित कण की गति के कारण से दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। रेड वाला ई आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र के लिए, और बी वेक्टर आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए। दोनों हमेशा एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होते हैं और लंबवत स्थिति में रहते हुए ही इनमें एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन आता है। वेग की जो दिशा होगी उसको अपन इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में अपन ने पढ़ा कि जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति करेगा तो आवेशित कण के त्वरित गति करने पर जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एकांतर क्रम में उत्पन्न होते हैं, और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है एक तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। अब ये जो तरंगें बनती हैं, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। पहली विशेषता, जो सारी विशेषताएं सामान्य तरंगों में होती हैं वही सारी विशेषताएं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग भी प्रदर्शित करती हैं। जो विशेषताएं सामान्य तरंगें प्रदर्शित करती हैं, यानी तरंगों के समस्त लक्षण विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर पाए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, विद्युत चुंबकीय तरंगें सदैव प्रकाश वेग से गति करती हैं। इन तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश वेग के बराबर होता है, यानी जिस वेग से प्रकाश गति करता है उसी वेग से विद्युत चुंबकीय तरंगें भी गति करती हैं। फिर इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता। जैसे प्रकाश है, प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। तो जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो बीच में कोई भी जो है अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कोई द्रव्य उपस्थित नहीं है, तो वहां पर प्रकाश के लिए कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, फिर भी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है इनके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह इसकी तीसरी विशेषता होगी। चौथी विशेषता, इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदैव एक दूसरे के लंबवत रहते हैं और तरंग की जो गति होती है, तरंग जो है इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत स्थिति में गति करती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की स्थिति होगी, यूं पर इसको मान सकते हैं। अगर इसमें एक विद्युत क्षेत्र है और एक चुंबकीय क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो गए और तरंग जो है इन दोनों के लंबवत गति करेगी।
एक को अगर हम विद्युत क्षेत्र माने, एक को हम चुंबकीय क्षेत्र माने, तो ये दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। और ये वाली जो उंगली है, ये उंगली तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, यानी तरंग की गति इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत जो है दिशा में पाई जाती है। तो 4 विशेषता मैंने बताई। तरंगों के समस्त लक्षण विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर पाए जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, विद्युत चुंबकीय तरंगें सदैव प्रकाश वेग से गति करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है सदैव प्रकाश वेग के बराबर होता है। तीसरी बात, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदैव एक दूसरे के लंबवत रहेंगे और तरंग की जो गति होगी इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत दिशा में पाई जाती है। यानी यूं कहा जा सकता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होते हैं। तो ये बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। अब बेटा देखिए, इसके बाद हमारा इसी में टॉपिक आता है तरंगों के लक्षण। अपन अभी बात कर रहे थे कि तरंगों की समस्त लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो तरंगों में कौन कौन से लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को हम यहां देखने जा रहे हैं। तो तरंगों की विशेषताएं। बेटा एक तरंग को अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये एक तरंग हो गई। इसमें जो इसके उच्चतम बिंदु होते हैं, इन उच्चतम बिंदुओं को नाम दिया जाता है स्रंग, और जो न्यूनतम बिंदु होते हैं इनको नाम दिया जाता है गर्त। और ये जो अपन सीधी लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को नाम दिया जाता है साम्यावस्था। एक तरंग को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। तरंग में जो आपको उच्चतम बिंदु दिखाई पड़ते हैं, ये उच्चतम बिंदु श्रृंग कहलाते हैं। और जो न्यूनतम बिंदु दिखाई पड़ते हैं, इन न्यूनतम बिंदुओं को नाम दिया जाता है गर्त। और जो बीचों बीच आपको सीधी रेखा दिखाई पड़ रही है, इस रेखा को नाम दिया जाता है साम्यावस्था। अब इसमें विशेषताओं में बेटा पहली विशेषता आती है तरंग धैर्य। अब तरंग धैर्य को अपन व्यक्त करते हैं लैम्डा से। तरंग धैर्य व्यक्त किया जाता है लैम्डा। अब तरंग धैर्य क्या होती है? किसी तरंग में उपस्थित 2 क्रमागत श्रृंग अथवा 2 क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी। किसी तरंग में उपस्थित 2 क्रमागत श्रृंग अथवा गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग धैर्य या लैम्डा कह सकते हैं। जैसे ये श्रृंग हो गया, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी कहलाएगी आपकी तरंग धैर्य। इसी प्रकार गर्त के रूप में देखें, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को अपन जो है तरंग धैर्य कह सकते हैं। ये गर्त हो गया। तो तरंग धैर्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा? किसी तरंग में उपस्थित 2 क्रमागत श्रृंग अथवा 2 क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी, ये दूरी कहलाती है आपकी तरंग धैर्य। ठीक। अब बेटा इसके बाद में दूसरा, अच्छा इसमें अगर हम मात्रकों की बात करें तो बेटा इसको हम दूरी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तरंग धैर्य को आप दूरी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हो, तो बेटा दूरी के रूप में प्रदर्शित करने का मतलब इसके मात्रक क्या होंगे?
अगर हम बड़ा मात्रक लेते हैं तो मीटर, फिर सेंटीमीटर या नैनोमीटर या पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये आपके जो है छोटे मात्रक हो जाते हैं। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हम इसे लंबाई के मात्रकों में ही व्यक्त कर सकते हैं। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब किसी तरंग में उपस्थित दो क्रमागत श्रृंग अथवा दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरियां, उसे कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। फिर बेटा दूसरा आता है तरंग आयाम। तरंग आयाम, आयाम को अपन व्यक्त करते हैं बेटा ए से, एम्पलीट्यूड। आयाम को अंग्रेजी में बोला जाता है एम्पलीट्यूड, तो इसके कारण से इसको ए से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए आयाम क्या होगा, साम्यावस्था से अधिकतम दूरी, साम्यावस्था से अधिकतम दूरी, ये जो अधिकतम दूरी है, इस अधिकतम दूरी को आप कहेंगे आयाम। चाहे श्रृंग की दूरी हो, चाहे वो गर्त की दूरी हो। ये लाइन जो अपन बता रहे थे, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो है, इसे इसे साम्यावस्था बोला जाता है। तो साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन या अधिकतम दूरी, इसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, आयाम। तो ये भी अपन दूरी के रूप में नाप रहे हैं। तो जब दूरी के रूप में नापेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर भी लंबाई के मात्रकों का ही प्रयोग किया जाएगा। जो मात्रक आपने तरंग दैर्घ्य के लिए प्रयोग में लाए थे, उन्हीं मात्रकों को आप जो है आयाम के लिए प्रयोग में लाएंगे। तो साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन, उसे कहा जाता है तरंग का आयाम। अब बेटा इसके बाद में आता है तरंग की आवृत्ति। तरंग की आवृत्ति। अब बेटा आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है न्यू से। ये बेटा वी नहीं है, वी जैसा ही बना हुआ है, लेकिन वी अपन इस प्रकार बनाते हैं, इसको अपन ने कुछ घुमाकर बनाया हुआ है। तो ये आपका तरंग आवृत्ति, इसको पढ़ा जाता है न्यू। तो एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, उसे कहा जाता है तरंग आवृत्ति। मान लीजिए ये बिंदु है, एक सेकंड में यहां से 20 तरंगे या 20 तरंग दैर्घ्य पास हुए। तरंग का मतलब तरंग दैर्घ्य से है। एक सेकंड में 20 तरंगे या 20 तरंग दैर्घ्य पास हुए हैं, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी इसकी, 20 चक्र प्रति सेकंड। इसका मात्रक होता है, एक तो अपन इसके मात्रक को लिखते हैं चक्र प्रति सेकंड, या हम केवल इसमें मात्रक लिख सकते हैं प्रति सेकंड, या हम इसका मात्रक लिखते हैं हर्ट्ज। वैज्ञानिक हर्ट्ज के नाम पर इसका मात्रक हर्ट्ज भी दिया जाता है। तो तरंग की आवृत्ति का मतलब किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या। एक बिंदु से एक सेकंड में कितनी तरंगे गुजर सकती हैं, इसे अपन कहते हैं तरंग की आवृत्ति। अब इसके बाद में आता है तरंग वेग। तरंग वेग को बेटा दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, या तो c से और या फिर v से। तरंग वेग का मतलब एक सेकंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी। एक सेकंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी, उसे कहा जाता है तरंग का वेग। एक सेकंड में कोई तरंग कितनी दूरी तय करेगी, इसे हम तरंग वेग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें तरंग वेग को
अपन जो है एक फॉर्मूले के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तरंग वेग का फॉर्मूला होता है c या v बराबर लैम्डा इंटू न्यू। अभी अपन ने पढ़ा था तरंग की आवृत्ति, 1 सेकंड में बिंदु से गुजरने वाली तरंगों या तरंग दैर्घ्यों की संख्या। 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों या तरंग दैर्घ्यों की संख्या को हमने बताया था आवृत्ति। तो 1 सेकंड में मान लीजिए 20 तरंगें निकली। हम मान के चले 1 सेकंड में 20 तरंगें या 20 तरंग दैर्घ्य निकली और एक तरंग दैर्घ्य की लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है, मान लीजिए 10 मीटर है, तो वेग क्या हुआ? 1 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय की जाएगी? तरंग आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। हम मान के चले एक बिंदु से 1 सेकंड में 20 तरंगें पास हुई और एक तरंग की लंबाई है 10 मीटर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय हो जाएगी? कुल तय की जाने वाली दूरी हो जाएगी 10 इंटू 20। 10 तो क्या हो गई तरंग दैर्घ्य, 20 हो गई आवृत्ति। यानी तरंग वेग को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। तरंग वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। ये बेटा तरंग दैर्घ्य को प्राप्त करने का, तरंग वेग को प्राप्त करने का एक फॉर्मूला हमें मिलता है। तो हमने इस समय 4 परिभाषा बताई। तरंग दैर्घ्य 2 क्रमागत शृंग अथवा गर्तों के मध्य की दूरी। तरंग आयाम साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम। तरंग आवृत्ति 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। तरंग वेग 1 सेकंड में तरंग के द्वारा तय की जाने वाली दूरी। इसके बाद में एक और आता है बेटा तरंग संख्या। तरंग संख्या को हम व्यक्त करते हैं न्यू बार से। तरंग संख्या को व्यक्त किया जाता है न्यू बार। इसको हम 2 तरह से परिभाषित करते हैं। एक तो हम कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं और इसी के आधार पर यह फॉर्मूला होगा। तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तरंग संख्या। या हम उसको यूं कह सकते हैं इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या। इकाई लंबाई का मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, यह इकाई लंबाई हो गई। तो इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को हम तरंग संख्या कह सकते हैं। 2 प्रकार से परिभाषित करते हैं। या तो हम इसको साधारण गणितीय रूप में कहें तो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम, तरंग दैर्घ्य का जो व्युत्क्रम होता है उसे नाम दिया जाता है तरंग संख्या। या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या। उस संख्या को हम कह सकते हैं यहाँ पर तरंग संख्या। मान लीजिए आपसे कहा गया इकाई लंबाई में 1 सेंटीमीटर लंबाई में 20 तरंगे उपस्थित हैं। 1 सेंटीमीटर की लंबाई में 20 तरंगे उपस्थित हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? तरंग संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/20। तरंग संख्या का मान हो जाएगा 1/20। 1/लैम्डा से अपन इसकी तरंग संख्या की गणना कर सकते हैं। तो तरंग संख्या का अर्थ होता है आपका इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या या तरंग दैर्घ्यों की संख्या। या सीधे बोला जाए तो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम जो है उसे हम तरंग संख्या कह सकते हैं। अगर हम इसका मात्रक लिखते हैं तो मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक बनेगा, जैसे सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर में नाप रहे हैं तो मीटर इनवर्स, पिकोमीटर, नैनोमीटर, जैसा भी अपन उसको नाप रहे हैं उसका इनवर्स। तो ये आपकी तरंगों की विशेषताएं थी। तरंगों में कुछ गुणधर्म थे, ये सारे गुणधर्म आपके तरंगों के अंदर पाए जाते हैं।